हाय आकाश, यार एक कार लेने का सोच रहा हूँ। हाँ तो समस्या कहाँ है, ले लो ना नई गाड़ी। बनाया तो हुआ है मैंने कार बाइंग गाइड, ये रहा लो। हाँ वीडियो तो तुमने बनाई है और वीडियो है भी बहुत शानदार, लेकिन वो वीडियो उनको टारगेट करती है जो नई गाड़ी लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन नई गाड़ियों के साथ तुम्हें पता है यार, गवर्नमेंट की इतनी मतलब हैवी टैक्सेशन की पॉलिसी है। मतलब 13-14 लाख की गाड़ी ऑन रोड आते आते लगभग 20-21 लाख की हो जाती है, और वैल्यू भी बहुत तेज़ी से खोती है नई गाड़ी। तो भाई आप यूज्ड कार ले लो ना हैवी टैक्सेशन है गवर्नमेंट की, और ना ही डेप्रिसिएशन लगता है उसके ऊपर। लेकिन भाई यूज्ड कार लेना थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा? पता नहीं कैसी गाड़ी होगी, ओनर ने पता नहीं कैसे कैसे चलाया होगा उसको, और पता नहीं उसको मेंटेन सही से किया होगा कि नहीं किया होगा। और अगर कहीं गाड़ी एक्सीडेंटल हुई तो आजकल तो ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ी, हैवीली एक्सीडेंटल गाड़ी है, जिसको रिपेयर करके घटिया तरीके से रिपेयर कर देते हैं। ऐसे रिपेयर करते हैं कि ऊपर ऊपर से तो लगता है कि हाँ बढ़िया हो गई गाड़ी, लेकिन अंदर से बात नहीं आती उसके अंदर। तो वो वाली दिक्कत रहती है। और वो ओडोमीटर बैक करने वाले केसेस भी चल रहे हैं, ओडोमीटर भी बैक करके गाड़ी भेज देते हैं लोग बाग। तो ऐसा बताते हैं कि गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसकी बैंड बजी हुई होती है अंदर से। यार बात तो तुम्हारी बहुत सही है, ये एक्चुअल में ये दिक्कत होती है यूज़ कार लेते समय। चलो आज इन सवालों के जवाब मैं आपको डिटेल में देता हूँ। और अगर आप भी एक यूज़ कार लेने की सोच रहे हैं और मेरे दोस्त की तरह डरते हैं कि पता नहीं आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ऑटो IQ, जहां हम ऑटोमोटिव रोड सेफ्टी अवेयरनेस रिलेटेड कंटेंट आपसे शेयर करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिसमें आप पहचान कर पाएंगे उन पोरली मेंटेन्ड कार्स की, या एक्सीडेंटल डैमेज को पोरली रिपेयर करके अगर बेच रहे हैं कोई। अगर इस तरह के कोई केसेस आपके सामने हैं तो आप ऐसी यूज कार्स को पहचान पाएंगे और उसको अवॉइड कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक ऑब्जर्वेशन है ये कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे वीडियो के व्यूअर्स हैं, एक्चुअली उनमें से सिर्फ 3 या 4% ही व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इतनी मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, तो रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, और इतने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है बटन, यहीं पर कहीं होगा, देख लेना, यहीं कहीं आसपास होगा वो बटन, सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? हाँ, वहीं बगल में एक बेल बटन भी है, उसको भी दबा दो। ये हुई ना बात। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यूज़ कार लेते वक्त सबसे पहला सवाल अपने मन में ये आता है कि ले कहाँ से? क्या हम किसी डीलर से लें जो यूज़ कार में डील करते हैं, या कोई लोकल डीलर हो सकता है, या कोई ऑनलाइन डीलर हो सकता है। ऑनलाइन डीलर्स भी आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कि स्पिनी हो गया, Cars24 हो गए। ये यूज़ कार में डील करते हैं, ये खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं यूज़ कार्स। इसके अलावा लोकल डीलर्स आपके एरिया में भी हो सकते हैं, क्या उनसे लेना चाहिए? या किसी ऐसे ओनर से लें जो खुद यूज़ कर रहे थे और उनसे ही आप खरीद रहे हैं गाड़ी? तो देखिए मेरे हिसाब से तो सबके अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। आप किसी डीलर से लोगे तो वो वारंटी दे देगा आपको थोड़ी बहुत, 1 आध साल, 6 महीना, जैसा भी। वो थोड़ी प्राइसिंग आपको हाई लगाएगा, लेकिन वो आपको वारंटी भी देगा, ठीक है। वहीं आप किसी ओनर से लेते हो तो प्राइसिंग में थोड़ा सा आप कर सकते हो, थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हो, लेकिन वो वारंटी वगैरह नहीं देगा। हाँ, ऐसे में अगर जिस ओनर से आप ले रहे हो गाड़ी, उसकी गाड़ी खुद अभी मैन्युफैक्चरर की वारंटी में ही चल रही है, वारंटी पीरियड में ही चल रही है, तो उसमें फिर मेरे हिसाब से ओनर से लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरर वारंटी का भी फ़ायदा मिल जाएगा और गाड़ी भी आपको कम रेट में मिल जाएगी। उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो डीलर्स है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो जितने में खरीदेंगे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा में बेचेंगे, और वो खरीदते कहाँ से? ओनर से ही है। तो एक तरह से दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। आप देख लीजिए आपको क्या सही लगता है, आपको कहाँ अच्छी डील मिलती है, ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर ओनर से अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो गाड़ी को सर्च करने का एक बहुत ही मतलब एक मेरा तरीका है, ये प्रो टिप कह लीजिए आप इसको, कि जिस भी गाड़ी को आपने टारगेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट किया कि मुझे होंडा सिटी लेनी है, तो मैं होंडा सिटी सर्च कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐसे फोरम पे चला जाऊँगा जहाँ होंडा सिटी के ओनर्स का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो उनके फोरम पे जाके मैं सर्च करूँगा कि भाई ऐसा कोई ओनर है जो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, अपनी होंडा सिटी बेचना चाहता है, 2-3 साल पुरानी होंडा सिटी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी गाड़ियों को सर्च कर सकता हूँ। अब ये तरीका काम नहीं करता है रेयर गाड़ियों पे, जैसे कि आप से फॉर एग्जांपल सिटोयन की कोई गाड़ी लेने वाले हो, ठीक है, तो वो गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती नहीं, तो उसका इतना ज़्यादा फोरम भी नहीं होंगे, इतने ज़्यादा ओनर्स भी नहीं होंगे, मिलना मुश्किल रहेगा उसको। लेकिन पॉपुलर गाड़ियाँ आप ढूंढ सकते हैं इस तरीके से। तो ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका और भी कोई जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं भी सीख लूँ। अब एक बार आपने अपनी गाड़ी लोकेट कर ली, चाहे वो ओनर्स से खरीद रहे हो डायरेक्टली, या आप किसी सेकेंड हैंड का यूज़ कार डीलर से खरीद रहे हो, एक बार आपने लोकेट कर ली तो उस गाड़ी में चेक क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ देखनी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये वाली चीज़ जो है बहुत सारे सेक्शंस में बांट देता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी चेक। जब भी आप गाड़ी लेने जाएँ, सबसे पहले गाड़ी की बॉडी को अच्छी तरीके से देख लें। अब उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है मैं एक एक करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले जब आप गाड़ी की बॉडी चेक करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चेक करनी चाहिए वो होती है ये जो बिडिंग के अंदर जो वेल्डिंग होती है, जो फैक्ट्री से वेल्डिंग होकर आती है, वो चीज़ चेक करने का। और वो भी यहाँ मत करना, क्योंकि यहाँ हर कोई देखता है, हर कोई यहीं चेक करता है, तो उनको ही पता होता है, वो शायद मैच कर सकें।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा हट के कहीं इधर उधर चेक करें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे गाड़ी के जो पैनल्स है जहाँ जॉइंट होते हैं, ये आप देखिए इस तरह की जो जॉइंट्स होती है, ये जॉइंट्स आफ्टर मार्केट अचीव कर पाना एक्सीडेंटल रिपेयर के बाद ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ये जॉइंट्स आपके सभी जॉइंट्स में है, इस तरह के जॉइंट्स, टिक वेल्डिंग जिसको कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक्सीडेंटल नहीं है, इस तरह का कोई रिपेयर वर्क नहीं हुआ है इसके ऊपर। फिर एक चीज़ और, इंजन बे खोल कर आप चेक करिए कि जैसे मैं इसको एक हाथ से उठाता हूँ, इसको मैं, हाँ अब देखिए यहाँ पर भी आप अगर देख पाएँ तो जैसे अंदर वाली साइड है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेंट डिफरेंस अगर दिख रहा है आपको, है ना, फैक्ट्री फिनिश अगर नहीं दिख रही है, यहाँ जो जॉइंट्स हैं इन जॉइंट्स को भी चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको आप देख लीजिए तो आपको बॉडी का एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि बॉडी में कहीं एक्सीडेंटल रिपेयर वगैरह हुआ है कि नहीं। एक यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बम्पर जो होते हैं, बम्पर के पीछे की साइड जो बॉडी होती है, ये वाली बॉडी, अगर कोई एक क्रैश व्रैश अगर हुआ होगा तो उसके आपको रिपेयर के निशान यहाँ दिख जाएंगे। ऐसे ये चीज़ आप पिछले बम्पर की तरफ भी देख सकते हैं, पिछले बम्पर के उधर भी आप अगर ध्यान से देखें तो ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह तो सामान वगैरह रखने उतारने में हो ही जाता है, लेकिन इसको जब रिपेयर किया जाता है तो ये ठीक तरीके से अगर नहीं रिपेयर हुआ ना तो वो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एकदम इस तरह का प्लेन वर्क नहीं दिखेगा, फैक्ट्री फिनिश नहीं दिखेगी आपको। तो ऐसी गाड़ियों से आप दूर रहें क्योंकि उनका रिपेयर जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। ये इसका एक जनरल आइडिया, सॉरी फॉर द मैस, यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा है। एक जनरल आइडिया यहाँ से ही मिल सकता है आपको कि बूट फ्लोर के नीचे का जो मेटल है इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ कई लोग नहीं देखते हैं ज़्यादातर, तो इससे भी आपको एक आइडिया हो सकता है कि वहाँ क्या स्थिति है, कोई एक रिपेयर वर्क हुआ है कि नहीं। यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं आप, आपने खोल ही लिया है तो, कि नीचे किसी तरह के कोई जंग वंग तो नहीं दिख रहा है, जो स्टेपनी होती है उसके नीचे कोई जंग वगैरह तो नहीं दिख रहा है, इसको आप देख सकते हैं। तो अगर जंग वगैरह दिख रहा है तो मतलब सीधी सी बात है कि गाड़ी फ्लड अफेक्टेड है और ऐसी गाड़ी से दूर रहे। ये स्टेपनी से रिलेटेड भी एक पॉइंट मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, अभी फिलहाल बॉडी चेक को ही कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ ये भी देख सकते हैं आप कि दरवाजे जो है वो चलते वक्त कहीं से रगड़ तो नहीं खा रहे हैं। आप दरवाजे के जो फ्रेम्स हैं इनको आप देख सकते हैं, कहीं अगर रगड़ के मार्क्स हैं अगर, तो मतलब वो एक्सीडेंटल रिपेयर सही तरीके से नहीं किया गया है, ये दर्शाता है। जो रनिंग बोर्ड्स हैं, जो रनिंग बोर्ड है इनको आप चेक करिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई रिपेयर वर्क तो नहीं दिख रहा आपको, या ये जो पिलर्स हैं इन पिलर्स को भी आप देख सकते हैं, ABC पिलर्स, या अगर बड़ी गाड़ी तो D पिलर्स भी होंगे उसके अंदर, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी अगर किसी प्रकार का कोई रिपेयर वर्क है तो मतलब गाड़ी की या तो छत चेंज हुई है या कोई हैवी रिपेयर किया गया है। इसमें रिपेयर करने से गाड़ी की वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन रिपेयर को अगर ढंग से ना किया जाए तो वो रस्टिंग वस्टिंग का इशू आगे चल के आने लग जाता है, तो इसलिए गाड़ी की जो वैल्यू है वो डिग्रेड होती है अगर रिपेयर ढंग से ना किया गया हो। अब आप गाड़ी की छत को भी दबा के देखिए कि अगर छत हल्का से हाथ से भी दब जा रही है, मतलब ये डेंट हो गया था या कोई जानवर वगैरह कूद गया है उसके ऊपर और उसको हाथ से अंदर से बस उठा दिया गया है, रिपेयर ठीक सही से किया नहीं गया है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के अंदर की जो लाइनर है, ये जो अंदर का लाइनर है वो नहीं दब रहा, तो कोई इसमें कोई मेजर बात नहीं है ये। अब नॉन मेजर बातों की हम बात कर ही रहे हैं, तो ये जो स्क्रैचेस वगैरह जो होती हैं गाड़ियों पे जो चलते फिरते लग जाती है हल्की हल्की, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये हल्का सा एक स्क्रैच ये दिख रहा होगा, ये इतना ज़्यादा मतलब मेजर इशू नहीं है। अगर ऐसे स्क्रैचेस अगर आपको गाड़ी में हल्के हल्के दिख रहे हैं तो रोड पर चलते हुए गाड़ी में कहीं ना कहीं स्क्रैचेस वगैरह आना आम बात है, तो इससे गाड़ी की वैल्यू कम नहीं होती, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो इस पर आप डील ना करें, बार्गेन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मांग सकते हैं, लेकिन डील ब्रेकर नहीं है ये चीज़। जो है जिसको आप देख कर बता सकते हैं कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंटल रिपेयर वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, वो है इन ग्लासेस के ऊपर ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये दिख रहा होगा, ये यूनिक कोड। ये यूनिक कोड जो है सभी ग्लासेस में होता है और एक जैसा ही होता है, तो इस यूनिक कोड को भी आप देख सकते हैं कि अगर ये यूनिक कोड एक जैसे हैं तो गाड़ी का कोई ग्लास वगैरह चेंज नहीं हुआ है, और अगर नहीं है तो ग्लास वगैरह चेंज हुए हैं, ये आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है यूनिक कोड, तो इस तरह के यूनिक कोड को आप देख सकते हैं सभी ग्लासेस के ऊपर। तो अगर ये यूनिक कोड अलग अलग दिख रहा है ग्लासेस पे, तो सिंपल सी बात है कि गाड़ी का जो ग्लास है वो चेंज हुआ है, चाहे विंडो ग्लास हो या फिर अपना ये विंडशील्ड हो या रेयर ग्लास हो। ये देखिए विंडशील्ड पे भी ये यूनिक कोड होता है, ये दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया था, वो बूट फ्लोर उठा के आप नीचे फ्लड अफेक्टेड है कि नहीं गाड़ी को ये चेक कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, गाड़ी के जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग को भी हटा के आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी फ्लड अफेक्टेड तो नहीं है। ये चीज़ आपको और भी चीज़ों से दिख जाएगा, जैसे कि नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ अगर कुछ दिख रहा है, पैनल सड़ते हुए दिख रहे हैं, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि गाड़ी फ्लड अफेक्टेड है या नहीं है।
एक्सीडेंट होने के बाद पुअर रिपेयर क्वालिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप पेंट की अनइवननेस को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी गाड़ी का ये पिछला दरवाज़ा जो है रिपेयर हो रखा है तो पेंट मैच नहीं अगर हो पाए तो ऑब्वियसली वो पुअरली रिपेयर्ड है। वैसे सर्विस सेंटर्स वाले 99% पेंट मैच करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्विस सेंटर्स वाले भी होते हैं जो घटिया क्वालिटी से काम करते हैं और एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आप पता लगा सकते हैं अगर पेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा हो तो। अब यहाँ पर एक प्रो टिप, कभी भी आप जब जाएँ तो दिन के टाइम में ही गाड़ी चेक करें, इससे आप पेंट डिफरेंस वगैरह देख पाएंगे। और सुबह सुबह पहुँचें। सुबह सुबह पहुँचने से क्या होता है, गाड़ी जो कोल्ड स्टार्ट होती है, ठंडी गाड़ी जब खड़ी रहती है, सुबह सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करती है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक प्रो टिप है कि सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाएँ आप जब भी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। लंबे समय में आपको नुकसान कम होगा उससे। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने वाली ये होती है कि विंडशील्ड की जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो यहाँ पर मेटल होता है, बोनट उठाने से वो मेटल पार्ट एक्सपोज हो जाता है। आई थिंक हाँ, ये यहाँ से आप झांक कर पीक करके देख सकते हैं अंदर कि अंदर जो मेटल है उस मेटल पे क्या जंग वगैरह तो नहीं लगी हुई है। अगर लगी हुई है पानी वहाँ पर जाकर रुकता है और वो लॉन्ग टर्म में आपको लंबा खर्चा दे सकता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है दरवाज़ों के साथ, क्योंकि दरवाज़ों के नीचे जो इस तरह की जो ड्रेन होल्स होते हैं, ये ड्रेन होल दिख रहा होगा, ये ड्रेन होल्स अगर चोक्ड है तो पानी इसमें से नहीं निकल रहा है और दरवाजे के अंदर पानी रुकता है और रुका हुआ पानी लोहे को सड़ाता है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि कहीं किसी तरह से कोई रस्टिंग इशू नहीं आ रहा। ये आमतौर पर ये प्लेसेस होते हैं जहाँ रस्टिंग वाले इश्यूज आते हैं। देखो, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं बल्कि नीचे से भी आपको चेक करना चाहिए कि गाड़ी के निचले पार्ट में कोई बहुत ज़्यादा हैवी रिपेयर तो नहीं हुआ है, या एक्सल वैक्सल को अगर आप ध्यान से देखें या फ्रेम को अगर ध्यान से देखें तो किसी प्रकार का कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। अगर गाड़ी के फ्रेम में यानी कि शैसी में कहीं कोई क्रैक वगैरह दिख रहा है तो ऐसी गाड़ी से तो आप बिल्कुल दूर रहें, बार्गेन भी ना करें, बिल्कुल मना ही कर दें कि नहीं लेनी है हमें ये गाड़ी, क्योंकि ये जो रिपेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और फिर भी वो 100% गारंटी नहीं होती इस बात की कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये तो होगी गाड़ी की बॉडी चेक, कि आपने गाड़ी के बॉडी को हर तरह से देख लिया, इंस्पेक्ट कर लिया, इससे क्लियर हो गई गाड़ी, तब आप आगे बढ़िए। अब जो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाड़ी का वो है इंजन और मैकेनिकल्स। तो इस सेक्शन में हम मैकेनिकल्स को चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था सुबह सुबह पहुँचे, जिसके भी पास आप लेने जा रहे हैं गाड़ी, सुबह सुबह टेस्ट ड्राइव करने पहुँचे। तो सुबह सुबह क्या होगा कि गाड़ी रात भर से ठंडी खड़ी होगी, सुबह कोल्ड स्टार्ट में किस तरह से इंजन स्टार्टर बिहेव कर रहा है, स्टार्टर मोटर कैसा बिहेव कर रहा है, बैटरी स्ट्रेंथ कैसी है। हालांकि बैटरी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू नहीं है, चेंज भी हो सकता है 5-6 हज़ार रुपये में, बट स्टार्टर मोटर वो कैसे बिहेव कर रहा है, इंजन कैसे बिहेव कर रहा है, कोल्ड इंजन कितना वाइब्रेट कर रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं और फिर से बॉनेट खोलकर एक बार चेक करेंगे कि बॉनेट के नीचे गाड़ी में कितना वाइब्रेशन है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, वाइब्रेशन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो माउंट्स है, इंजन माउंट्स, ये एब्जॉर्ब कर रहा है और वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हो रहा इंजन की बॉडी पे, मतलब गाड़ी की बॉडी पे ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो यही सिचुएशन होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही होनी चाहिए गाड़ी। तो ये तो हुआ इंजन का वाइब्रेशन चेक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो बॉनेट है इसके नीचे जो इंजन है, इंजन का जो डिपस्टिक है, इस डिपस्टिक को इंजन ऑन करके ही निकाल कर एक बार ऑयल की क्वालिटी चेक कर ही सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक पेपर वगैरह रख के आप देख सकते हैं कि इसमें से डिपस्टिक में से बहुत ज़्यादा तेल के छींटे तो नहीं आ रहे हैं। अगर छींटे आ रहे हैं तो मतलब इंजन में आपके काम है बहुत सारा। आई होप यहाँ साउंड सही आई हो, क्योंकि यहाँ रनिंग इंजन है बगल में। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ की मैकेनिकल्स को भी देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई लीकेज वगैरह तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं। अगर कोई लीकेज वगैरह है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं ऐसे इंजन, तो ऐसे इनसे दूर रहें। होजेस वगैरह आप देख सकते हैं कटे फटे तो नहीं है, किसी प्रकार से वायरिंग वगैरह कटी हुई तो नहीं है, ये चीज़ आप चेक कर लीजिए अगर रैट अफेक्टेड गाड़ी है तो। खास करके अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा दिनों से खड़ी है उस केस में आप चूहों के निशान ज़रूर देखें गाड़ी में, कि चूहों ने वायरिंग तो नहीं काट रखी है। अब पता कैसे लगेगा गाड़ी खड़ी है, आप कभी कभी ऐसे केसेस देखते हैं कि जहाँ पर गाड़ी बहुत पुरानी है लेकिन रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो ये एक केस हो सकता है जहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा दिनों तक खड़ी रहती होगी। और खड़ी गाड़ी के अंदर जानवर अपने घर बनाते हैं, हम सबको ये पता है। तो ऐसे में आप रैट एक्शन चेक कर सकते हैं कि गाड़ी में चूहों ने कोई हरकत वगैरह तो नहीं की हुई है। हालांकि ये पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता इंटरनल वायरिंग अगर कहीं काटा हो, लेकिन इंजन बे में नॉर्मली करते हैं तो वो देखी जा सकती है। यहाँ है टेल पाइप में, अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा काला धुआं आ रहा है डीजल गाड़ी में और सफ़ेद धुआं आ रहा है पेट्रोल गाड़ी में, तो समझ लीजिए कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रिच बर्न कर रही है फ्यूल को।
या फिर गैसकेट लीक भी हो सकता है ऐसी गाड़ी का, जो कि इंजन ऑयल को जला रही हो सकती है। तो ऐसी गाड़ियों से भी आप दूर रहिए, क्योंकि इसमें भी मेजर काम निकल सकता है गाड़ी ख़रीदने के बाद आपके। इसके अलावा एक चेक और कर सकते हैं मैकेनिकल्स का, जो मैं गाड़ी बंद करके दिखाता हूँ। तो एक चेक और कर सकते हैं, वो है ये आपका जो अभी तो ये गर्म होगा ये, लेकिन इसको अगर आप हल्का सा अंदर से ये करें तो ज़्यादा कालिक नहीं निकलेगी। ये देखिए हल्की सी कालिक निकल रही है, हल्का हल्का निकल रहा तो इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काला निकल रहा है इसके अंदर से, दैट मीन्स प्रॉब्लमेटिक इंजन है, अवॉइड करिए ऐसी गाड़ी को। बिल्कुल भी नहीं निकल रहा अगर काला तो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में निकलता है। और अगर नहीं निकल रहा तो मतलब सामने वाले ने इसको साफ वाफ करके रखा हुआ, आपको दिखाने के लिए तैयार रखा हुआ, तो ऐसी गाड़ी को भी अवॉइड करना पड़ सकता है। और भी चेक्स को कर लीजिएगा उसके बाद। आप देख सकते हैं, अगर गाड़ी में आप ओनर से पूछ लीजिए कि सस्पेंशन वगैरह का काम हुआ है क्या। अगर काम हुआ है, अगर काम नहीं हुआ है एक्चुअली, तो ये फैक्ट्री फिटेड सील वगैरह यहाँ पे होगी, सस्पेंशन के ऊपर मार्किंग भी होगी, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि नहीं। और अगर वो मार्किंग नहीं है तो आप उनसे पूछिए कि क्या सस्पेंशन रिपेयर हुआ है या रिप्लेस हुआ है। और इस चीज़ को आप सर्विस रिकॉर्ड से भी चेक कर सकते हैं। सर्विस रिकॉर्ड वाले सेक्शन में बताऊँगा कि सर्विस रिकॉर्ड कैसे चेक करना। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर सस्पेंशन रिपेयर हुआ है तो वो फैक्ट्री से हुआ है कि नहीं, या सर्विस सेंटर से, ऑथराइज सर्विस सेंटर से हुआ है कि नहीं हुआ। आप इंजन बे में और गाड़ी में बैठे हुए, चलते हुए, अभी चला के भी टेस्ट करेंगे, तो उसमें आप एक बार ये देख लीजिए कि कोई अनइवन नॉइज़ तो नहीं आ रही, कोई ऐसी आवाज़ जो नहीं आनी चाहिए, चाहे वो सस्पेंशन से हो या इंजन से हो या किसी और कंपोनेंट से हो, स्टीयरिंग व्हील से हो या गियर बॉक्स से हो या क्लच से हो, किसी तरह की कोई अनइवन आवाज़ या अनवांटेड आवाज़ अगर आ रही है गाड़ी में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। हो सकता है वो आवाज़ छोटी मोटी चीज़ हो सकता है कोई बड़ी चीज़ हो सकता है जैसे वो स्लिप हो, ये बेल्ट का स्लिप हो। तो इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा गाड़ी लेते समय। स्पीकर्स की आवाज़ चेक करने से पहले ये मैकेनिकल्स की आवाज़ ज़रूर चेक करिएगा। अब जब मैकेनिकल्स को चेक कर ही रहे हैं तो लगे हाथ स्टीयरिंग व्हील को भी चेक कर लीजिए कि किसी प्रकार की कोई आवाज़ तो नहीं करता। या अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से एक साइड टर्न कीजिए और वहाँ से ये इस तरह से वापस आना चाहिए, वहाँ फंसना नहीं चाहिए उस जगह पे, और कोई किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए लॉक पे। तो लॉक टू लॉक एक बार टर्न करके स्टीयरिंग व्हील को देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई अनइवन मूवमेंट अगर आपको दिख रही है, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द स्टीयरिंग व्हील मैकेनिज्म। तो इसको आप ज़रूर चेक करिएगा। इसके अलावा आप क्लच को भी चेक करिए कि क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो गया है। अगर हो गया तो मतलब क्लच प्लेट गया हुआ है ऑलमोस्ट या जाने वाला है, तो उस पर आप डील ब्रेक तो नहीं कर सकते, मतलब डील ब्रेक करना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आप डिस्काउंट ले सकते हैं कि भाई क्लच के ऊपर काम होने वाला है गाड़ी में, इस बात को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट गियर बॉक्स को भी चेक करिए कि आप जब गियर लगाते हैं तो स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। सभी गियर्स में चेक करिए, और ख़ास करके रिवर्स गियर में। रिवर्स गियर लगाते वक्त ये पार्किंग सेंसर्स वगैरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। प्रो टिप दूँ, गाड़ी की एमिशंस वगैरह को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए आगे चल के, तो अपने खर्च पे आप ओनर से रिक्वेस्ट करके गाड़ी का पीयूसी करवा लीजिए। आप अपने खर्च पे कर दीजिए, उनके लिए गिफ्ट दे दीजिए। 80 रुपये 100 रुपये कुछ लगेंगे, लेकिन भविष्य में आपका मोटा खर्चा बचा देगा अगर आपने ये टेस्ट करा लिया तो एक बार पीयूसी जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर मतलब अगर पॉसिबल हो, अगर ओनर अलाउ करे तो ये ज़रूर अपने सामने बनवाइएगा और अपने सामने टेस्ट कराइएगा। तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि भाई आप गाड़ी में किसी प्रकार की एमिशंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखें, मैकेनिकल्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हुए ध्यान रखें कि थोड़ा सा ख़राब रास्ते पे चलाएं गाड़ी को, तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया होगा कि गाड़ी ख़राब सरफेस पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कैसी आवाज़ें सस्पेंशन से आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ख़राब रास्ते पे अगर आप ले जाते हैं तो प्लेन रोड पे क्या गाड़ी आवाज़ नहीं करती। अगर चलते हुए गाड़ी एक तरफ को पुल कर रही है तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिए ओनर से कि आप मतलब वो जो है वो गाड़ी आपको व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करा के दे, ताकि आप सही तरीके से चेक कर पाएँ। क्योंकि ये नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं, गाड़ी अगर लेफ्ट या राइट को पुल कर रही है तो हो सकता है गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट का इशू है, तो वो अगर वो करवा देंगे तो वो पुल करना बंद कर देगी। और अगर नहीं कर रही है पुल बंद, मतलब पुल करना बंद नहीं कर रही है, अभी भी पुल कर रही है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराने के बाद, दैट मीन्स गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको आप उस तरह की गाड़ी को अवॉइड करें, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वो बड़ी समस्या का सूचक है गाड़ी में। गाड़ी को एक बार यू टर्न करके भी देखिए, इससे क्या होगा, आपका स्टीयरिंग व्हील जो है लॉक टू लॉक जाएगा और उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्टीयरिंग व्हील में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। और चलाने से क्या आप और भी चीज़ें चेक कर पाएंगे, जैसे ये अगर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मिरर्स वगैरह है गाड़ी में, ORVMs है, तो उनको भी आप चेक कर पाएंगे कि वो सही तरीके से काम
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोटा मोटी यही है। अगर आप हर तरह से गाड़ी को चेक कर लोगे, यूज़ कार लेने के बाद भी आप पीस ऑफ माइंड के साथ आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो ये तो हो गई वो सारी बातें जहाँ से आप गाड़ी के मैकेनिकल्स को चेक कर सकते हैं, बॉडी को चेक कर सकते हैं। आपके मैकेनिकल चेक और बॉडी चेक के बाद गाड़ी अगर पास हो गई तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस गाड़ी को ले लेंगे, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा कोई इश्यूज़ होते नहीं हैं। लेकिन एक मेजर इशू और होता है, वो है व्हीकल एज, कि गाड़ी आपकी कितनी पुरानी है जो आप लेने जा रहे हैं। क्या आपको जितना बताया जा रहा है क्या गाड़ी उतनी ही पुरानी है या ज़्यादा पुरानी है। अब उसमें क्या होता है कि वो जैसे ये जो ओडोमीटर होता है, ये जो ओडोमीटर है आप देख पा रहे होंगे, इसमें जूम करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मेरी गाड़ी चली हुई है 28,841 किलोमीटर। मैं अगर इसको इसी स्थिति में बेचूं तो मुझे जो प्राइस मिलेगी उससे ज़्यादा प्राइस मिलेगी अगर मैं 28 का 14 कर दूं तो। और ये 14 करना पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। मतलब बहुत सारे लोगों के पास इक्विपमेंट्स होते हैं इस तरह से, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन वो लोग कर देते हैं इसको बैक। तो इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना सही नहीं होता। तो आप गाड़ी की एज जो है वो कैसे चेक करेंगे। अब एज चेक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं दिखाता हूँ आपको, वो है गाड़ी के टायर्स को आप एक बार देखें। गाड़ी के टायर को ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये दिख रहा है, ये जो टायर है 4921 दिख रहा है। इसका मतलब ये टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट बता रहा है 49th वीक ऑफ 2021, और मेरी ये गाड़ी 2021 दिसंबर की है। तो 49th वीक मेरे हिसाब से दिसंबर में अगर मैंने ये गाड़ी परचेज़ की है, और 49th वीक 52 वीक्स होते हैं साल में, तो 4 हफ्ते पहले, मतलब 1 दिसंबर के आसपास, दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास के ये टायर है। और मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी मेरी दिसंबर की है 2021 की। तो ये चीज़ें मैच हो रही हैं, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि भाई गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं है, मान लो वो कह रहा है सामने वाला कि भाई गाड़ी 15-20 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, तो आप ऐसे में जाके टायर्स चेक कर सकते हैं। टायर्स आपको देखने में लग रहे हैं कि भाई घिस चुके हैं बिल्कुल, तो ऑब्वियसली गाड़ी 15,000 किलोमीटर अगर चली है तो टायर इतनी जल्दी नहीं घिसते। 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक जाते हैं टायर्स। और अगर टायर नहीं भी घिसे हुए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि गाड़ी उसकी सिर्फ फॉर एग्जांपल 2021 की है, लेकिन जो टायर में मैन्युफैक्चरिंग डेट जो दिख रही है वो दिख रहा है 2024 का, तो मतलब उसने अभी 2024 में टायर रिप्लेस किया और आपसे कह रहा है कि टायर मतलब गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है तो टायर घिसे नहीं है, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चली हुई है, क्योंकि उसने टायर रिप्लेस ही इसलिए किया क्योंकि टायर घिस चुका है। तो ये टायर की डेट से आप पता लगा सकते हैं। और अगर टायर से अगर नहीं भी आइडिया लग रहा तो स्टेपनी जो होती है, जो स्पेयर व्हील होती है गाड़ी के अंदर, उससे भी आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्पेयर व्हील आमतौर पर आजकल कोई यूज़ करता नहीं है, पंक्चर वगैरह रिपेयर करा लेता है, तो स्पेयर व्हील जो है वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है। तो इससे आप व्हीकल एज का पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ बारीक चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। मैं बता दूं, व्हीकल एज को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। मतलब एक ऐसी गाड़ी जो पुरानी है, बहुत ज़्यादा चली हुई है, लेकिन वेल मेंटेन्ड है, और एक गाड़ी ऐसी है जो बहुत कम चली है और मेंटेनेंस सही तरीके से हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा चली हुई गाड़ी बेटर है। कम चली हुई गाड़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तो उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हुआ, और दूसरा उसमें ओडोमीटर बैक होने की संभावना हो सकती है। हालांकि इन चेक से आप पता लगा सकते हैं, 90% केस में आप पता लगा लेंगे कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। व्हीकल एज पता लगाने के लिए एक आप जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, जो रबर के या लेदर के आइटम्स है गाड़ी के अंदर, इनको भी आप देख सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील को अगर आप देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि गाड़ी कितनी चली हुई है। मतलब अब देखिए, जैसे ये 28,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, और ये स्टीयरिंग व्हील के जो स्टिचिंग्स है, स्टिचिंग से धागे निकलने लग गए हैं। हालांकि आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग व्हील कवर है, लेकिन इसमें धागे निकलने लग गए। तो ज़्यादा चली हुई गाड़ी होगी तो ये ज़्यादा वियर एंड टियर इसमें दिखेगा आपको, जैसे यहाँ से ये टाँके भी खुल गए इसके। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर ओडोमीटर बता रहा है कि बहुत कम चली हुई गाड़ी, लेकिन ये इसको देख के लग रहा है कि 40-50 हज़ार चली हुई है, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओडोमीटर बैक वाली स्थिति है इस गाड़ी के साथ जो आप देखने गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो रबर वाली चीज़ें हैं जो आपको आइडिया दे देगी, वो है ये पेडल्स। इन पेडल्स को भी आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा घिस गए हैं अगर, तो भी ये साइनेज है कि गाड़ी काफ़ी चली हुई है और ओडोमीटर बैक किया हुआ है। जो कीज़ होती है गाड़ी की, कीज़ भी जब आती है तो मैट फिनिश में होती है, लेकिन हाथ में रगड़ खाते उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी ग्लॉसी टाइप की होने लग जाती है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप गाड़ी की एज का आइडिया लगाने के लिए। ये भी एक अच्छा तरीका है देखने का, एक जनरल सेंस मिल जाएगा आपको। एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे आप कितनी, लेकिन आप मैच कर पाओगे कि ओडो जो कह रहा है और जो चाबी जो कह रही है वो बातें मतलब एक दूसरे से मेल खा रही है कि नहीं खा रही। अब ये तो हो गई गाड़ी की एज की बात। आपने एज भी चेक कर लिया और आपको लगता है कि गाड़ी ठीक है, किसी प्रकार की कोई मीटर पैकेज या ओडोमीटर पैकेज वगैरह नहीं है, तो अब आप बढ़ सकते हैं आगे अपने टेस्ट में और देख सकते हैं गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक थंब रूल मान लीजिए कि अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं, जैसे स्पीकर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किए गए हैं,
या लाइट्स वगैरह लगाए हुए हैं, जो आफ्टर मार्केट लाइट लगाए गए हैं, एलईडी लाइट्स वगैरह लगाए गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर हैलोजन वाले सेटअप में आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट लगाते हो तो वो कैसे सील वगैरह कटती है। नहीं देखा तो आपने ये वीडियो देख लीजिएगा, आ रहा होगा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो वो चीज़ें हुई हैं अगर उस गाड़ी के साथ, तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी लेना सही नहीं है। उसमें इलेक्ट्रिकल का काम निकल आएगा कहीं ना कहीं आगे चल के। उसके अलावा मॉडिफिकेशन, वैसे तो किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन गाड़ियों के साथ इलीगल है, लेकिन मॉडिफिकेशन अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं गाड़ी में तो वही मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करिएगा जो कि कपलर टू कपलर किए गए हैं, मतलब कि किसी प्रकार की कोई वायर कटिंग वगैरह नहीं हुई है। इससे आपके इंश्योरेंस को भी इफेक्ट होता है और गाड़ी की ओवरऑल सेफ्टी भी हैम्पर होती है। इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में कुछ चीज़ें और जो हमें चेक करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है, जिस गाड़ी को आप देखने गए हैं उसमें सनरूफ है, तो सनरूफ को प्रॉपर चला के चेक करिए। मेरी गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, ऑब्वियसली चला के चेक करिए। उसके रेल्स वगैरह को चेक करिएगा कि उसमें गंदगी तो नहीं पड़ी है, क्योंकि जिन सनरूफ के रेल्स में गंदगी वगैरह पड़ी रहती है वो सनरूफ ज़्यादा प्रोन होते हैं ख़राब होने के। और उसके मैकेनिकल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनको चेक कर लीजिएगा। ये जल्दी ख़राब भी होते हैं अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया तो। इसके अलावा सनरूफ को एक और चीज़ चेक करिएगा, वो लीक तो नहीं करते हैं किसी प्रकार से। तो गाड़ी के ऊपर पानी वगैरह डाल के आप प्रॉपर चेक करिए। एयर कंडीशनिंग जो है गाड़ी की, उसको भी आप चेक करिए कि वो प्रॉपर कूलिंग कर रही है कि नहीं कर रही, हीटिंग सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, जैसे कि वो जो ग्लव बॉक्स के अंदर जो चिलर होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है लोगों का। अगर हीटेड या कूल्ड या वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आ रही हैं गाड़ी में, उस गाड़ी में आती थी, तो इनको भी आप एक बार इन फंक्शंस को ऑन करके देखिएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। हालांकि देखिए डील ब्रेकर नहीं होगा अगर मान लीजिए हीटेड सीट या वेंटिलेटेड सीट्स नहीं चल रही, तो ये डील ब्रेकर नहीं होगा, लेकिन आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर। और इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स जो हैं, जैसे मेरी गाड़ी में कैमरास वगैरह तो नहीं है, अगर कैमरा है तो वो भी चेक करिए। और रिवर्स गियर डालने में जो पार्किंग सेंसर शुरू होता है उसको भी चेक करिए। पीछे कोई चीज़ आ रही है तो उसको वो डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चीज़ चेक कर लीजिएगा। चारों पाँच पार्किंग सेंसर, जितने भी पार्किंग सेंसर उस गाड़ी में, वो सारे सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैमरा अगर है तो कैमरा भी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगेन इलेक्ट्रॉनिकली थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें अगर काम नहीं कर रही हैं तो ये डील ब्रेकर नहीं है, बस आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई हैवी मॉडिफिकेशन हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, तो ज़रूर मैं कहूँगा कि वो डील ब्रेकर हो जाएगा। आप ऐसी गाड़ी को अवॉइड करिए। तो यहाँ तक आपने गाड़ी की बॉडी की इंटेग्रिटी चेक कर ली, मैकेनिकल्स को चेक कर लिया, व्हीकल की एज को चेक कर लिया और इलेक्ट्रिकल्स को भी आपने चेक कर लिया। अब इसके बाद आती है गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड किस तरीके से रखा गया है, मेंटेन किया गया है, वो आप पेपर वर्क देखिए। और सर्विस कहाँ से कराया गया है, उसको प्रॉपर सही समय पे कराया गया है कि नहीं कराया गया। आप इसको मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि गाड़ी के सर्विस इंटरवल्स क्या क्या हैं, कितने किलोमीटर सर्विस होने रिकमेंड करता है गाड़ी को जो मैन्युफैक्चरर है, और गाड़ी उतने किलोमीटर्स के अंदर अंदर सर्विस हुई है कि नहीं हुई है। ये चीज़ आप प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर ओनर नहीं दे पा रहा है आपको सर्विस रिकॉर्ड, तो उनसे आप कह के निकलवा सकते हैं सर्विस सेंटर से। अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर पे सर्विस होती रही है तो उनके पास इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। जैसे टाटा के केस में टाटा मोटर्स सर्विस ऐप करके कुछ है, उसमें मिल जाता है गाड़ी के। जैसे ही आपने नंबर डाला, डिटेल्स डाले, और वो सारा सर्विस रिकॉर्ड निकाल के दे देता है। सर्विस रिकॉर्ड में मैंने बताया था कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल रिपेयर वगैरह हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कि गाड़ी में कोई एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। गाड़ी का सही समय पे सर्विस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है मैं बता दूं। ज़्यादा चली हुई गाड़ी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कम चली हुई गाड़ी बट नॉट प्रॉपरली सर्विस्ड या सही समय पे सर्विस नहीं कराई गई है ऐसी गाड़ी, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई कंपोनेंट है गाड़ी का जो कि अभी वारंटी में है, जैसे कि बैटरी वगैरह, तो उसका वारंटी कार्ड वगैरह भी आप ले लीजिएगा, ये भी सही रहेगा। जो रिकॉर्ड चेक करते वक्त आप एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, वो है अगर गाड़ी के ऊपर कोई पेंडिंग चालान वगैरह है, मतलब आरटीओ के द्वारा कोई अगर फ़ाइन वगैरह इम्पोज किया गया उस गाड़ी के ऊपर, या किसी प्रकार का कोई स्टे वगैरह लगा हुआ है उसकी सेल के को लेकर, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और ओनर से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और ओनर से कह सकते हैं कि आप ये चालान वगैरह क्लियर करो तो हम इस गाड़ी को खरीदेंगे। तो ये हो गया सर्विस रिकॉर्ड्स और किसी प्रकार के कोई लीगल इश्यूज़ वगैरह अगर है तो उस चीज़ के साथ में आप पेपर वर्क भी देख लीजिए गाड़ी का, कि गाड़ी में अगर सीएनजी वगैरह आफ्टर मार्केट है तो वो आरसी पे चढ़ाया गया है कि नहीं, या गाड़ी का अगर कलर वगैरह चेंज किया गया है या किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन किया गया है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे गाड़ी की चढ़ा है कि नहीं चढ़ा। आरसी ट्रांसफ़र प्रॉपर सही समय पे हो जाए, सही तरीके से हो जाए, इस चीज़ को आप इंश्योर कर लीजिए। साथ साथ आरसी ट्रांसफ़र तो सब कराते ही हैं, एक चीज़ जो भूल जाते हैं लोग वो है इंश्योरेंस ट्रांसफ़र। इंश्योरेंस के जो बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र है वो भी आपको अपने नाम पे लेना होगा, नहीं तो क्या होगा कि इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आएगी इन केस आपकी गाड़ी लेने के बाद कोई आपके साथ मिसहैप हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी इस बात को इशू बना सकती है कि भाई अभी भी बेनिफिशियरी तो ओल्ड ओनर ही है, आप नहीं है, आप इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करिए और इंश्योरेंस भी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लीजिए। साथ साथ एक और चीज़ चेक कर लीजिएगा कि कहीं अगर गाड़ी लोन पे चल रही है, मतलब किसी बैंक से हाइपोथिकेटेड है जिसकी ईएमआई किस्तें वगैरह चल रही हैं, तो वो लोन मेक श्योर करिएगा
कि जो ओनर है वो लोन आपको गाड़ी बेचने से पहले अपना लोन क्लोज कर दे और आपको एक एनओसी बैंक की तरफ से ला के दे दे कि ये गाड़ी अब लोन फ्री हो चुकी है। या फिर अगर वो आपकी ऐसी बातचीत हुई है कि भाई लोन अब आप चुकाने वाले हो उस गाड़ी की, तो वो लोन प्रॉपरली आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो, ये चीज़ भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो फास्टैग जो गाड़ी में लगा होता है, जो पिछले ओनर का जो फास्टैग होगा, उनसे याद से उनको बोलकर अपना फास्टैग डिसेबल करवा दीजिएगा उनका, ताकि आप अपना फास्टैग उस गाड़ी के साथ ले। तो इतना करते ही आपने अपनी फर्स्ट यूज्ड कार खरीद ली है, आपकी गाड़ी आपकी हो चुकी है और अब आप आराम से अपनी गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं, चला सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर। अब जब गाड़ी आप चला ही रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, रोड सेफ्टी को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। गाड़ी चलाते वक्त अपनी कुर्सी की पेटी यानी कि सीट बेल्ट बांध कर रखें और अपने मोबाइल फ़ोन को अपने हाथों से दूर रखें, क्योंकि चलती गाड़ी में सड़क से नज़र हटी और मोहल्ले में खीर पूड़ी बटी।